तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से सीडीपी के पीवाईक्यू प्रश्न पर आधारित बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं, क्योंकि आज के जो यहाँ से प्रश्न बनाए जाएंगे सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो सभी लोग क्या करिएगा, सभी प्रश्नों को समझ कर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो भाई बहन हमारे चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं तो जल्दी से वो जुड़ जाएं। अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, सभी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, करा के जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की अवस्था, ठीक है, करा के बाद की दूसरी अवस्था प्रमुख अवस्था है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो विकास की दूसरी अवस्था है कौन सी है, लेकिन जन्म के पहले दूसरी अवस्था। तो यहाँ पे हमारा देखिए पहला कह रहा है गर्भावस्था, दूसरा कह रहा है कि शैशवावस्था, तीसरा कह रहा है किशोरावस्था, और चौथा कह रहा है हमारा बाल्यावस्था। अगर हम बात करें सभी के क्रम को, तो याद रखिएगा सभी के क्रम की अगर बात किया जाए तो हमारा जो गर्भावस्था होता है, याद रखिएगा 40 हफ्ते का होता है। कितने हफ्ते का होता है? 40 हफ्ते का होता है। अगर इसको अगर दिन में माना जाए तो 240 दिन का होता है, ठीक है। अगर शैशवावस्था की बात किया जाए तो 0 से 2 वर्ष होता है, 0 से 2 वर्ष होता है। और किशोरावस्था की अगर बात किया जाए, याद रखिएगा, तो ये 10 से ऊपर होती है, 10 से 19 कहीं कहीं या पे 11 से ऊपर मिलता है। तो ये हम मान सकते हैं कि 10 से 19 वर्ष ही होती है। और यहाँ पे अगर बाल्यावस्था की बात किया जाए तो ये जो होती है 2 से 6 वर्ष की होती है, 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में होती है। तो अगर हमारा कह रहा है कि जन्म के बाद की दूसरी अवस्था, तो पहली अवस्था याद रखिएगा, पहली अवस्था जो हमारी होगी यहाँ पे शैशवावस्था होगी, और दूसरी अवस्था जो होगी बाल्यावस्था होगी। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे बाल्यावस्था है एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे कह रहा है हमारा दूसरा कि असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन है। तो पहला कह रहा है कि एडलर, दूसरा कह रहा है कि सिगमंड फ्राइड, और तीसरा कह रहा है युंग, और चौथा कह रहा है कि जीन स्किलर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो दूसरे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कहा है कि मनोवैज्ञानिक, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे। तो याद रखिएगा कौन है? हमारे सिगमंड फ्राइड। तो राइट आंसर जितने लोगों का दूसरा आया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। करा फादर आप यहाँ पे करा है कि मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो पहला करा है कि हिप्पोक्रेटिस, दूसरा करा है कि आइजेनिक्स, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अरस्तु, और चौथा करा है प्लूटो। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा, हिप्पोक्रेटिस। तो राइट आंसर जो होगा हमारा फादर ऑफ यहाँ पे मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। चौथा प्रश्न ये करा है कि किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे सामाजिक, दूसरा हमारा कह रहा है कि नैतिक विकास, तीसरा कह रहा है बौद्धिक, और चौथा कह रहा है कि संवेगात्मक विकास। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें सामाजिक की बात करेंगे तो बालक समाज में रहकर, बालक जो है समाज में रखकर सामाजिक क्रियाओं को सीखता है, इसलिए सामाजिक हो गया। और नैतिक करा कि बालक समाज में रख के उसके मूल्यों को सीखता है, वो नैतिक हो गया। लेकिन बौद्धिक की बात करा, अगर बालक समाज में है किसी घटनाओं को देखकर उस पर विचार दे रहा है, ये उसका बौद्धिक विचार हो गया। लेकिन संवेगात्मक जो होगा, याद रखिएगा, जो संवेगात्मक होगा हमारा, संवेगात्मक होता अपने और दूसरे के बीच में जो क्रिया होंगी, यानी आदान प्रदान होंगी बातों को, वो संवेगात्मक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी बातों को दूसरे तक रखना, ये संवेगात्मक हो गया। लेकिन यहाँ पे कहा कि एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध कराया। तो सृजनात्मकता याद रखिएगा, हमेशा जब सृजनात्मकता की बात किया जाए तो बौद्धिक स्तर से होगा, क्योंकि यहाँ पे तर्क की बात करता है, सोच की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे सृजनात्मक की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि नई चीज़ों को यहाँ पे प्रस्तुत करना। और हमारे यहाँ पांचवा करा है व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखिएगा असत्य की बात किया है तो पहला हमारा करा है व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। दूसरा हमारा करा है व्यक्तित्व व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्थचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। और चौथा करा है कि व्यक्तित्व
व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो याद रखिएगा, हमने कहा है कि ये प्रश्न जो चल रहे हैं टेट, सी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से चल रहे हैं, तो पाँचवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए केवल शब्द लगा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका गलत होगा और यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। छठा प्रश्न ये करा है, मनोविज्ञान प्रारंभ से किस विषय का अंग था? तो पहला करा है कि दर्शन शास्त्र का, दूसरा करा है नीति शास्त्र का, तीसरा करा है तर्क शास्त्र का और चौथा करा है भौतिकी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या करा है? तो भौतिकी का मतलब होता है हमारे वातावरण से संबंधित दिया है। तर्क का मतलब होता है यहाँ पे सोच विचार से दिया है, सोच विचार से। और नीति शास्त्र का मतलब है समाज में रहकर, याद रखिएगा, समाज में रहकर उनकी क्रियाओं द्वारा चलना। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है किसी पाठ्य पुस्तक के साथ चलना। तो छठे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो छठे का राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा आया है तर्कशास्त्र एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है, जिसे मापना आसान है परंतु परिभाषित करना मुश्किल है। यह युक्ति किनका है? तो पहला करा है स्पीयरमैन का, दूसरा जी यहाँ पे करा है कि जेनसन का, तीसरा करा है बिने का, चौथा करा है हार्वर्ड गार्डन का। तो हार्वर्ड गार्डन का बहुत बुद्धि का दिया है, बुद्धि पे से यहाँ पे प्रयोग किया है बिने ने, और यहाँ पे जेनसन और स्पीयरमैन। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर का जो इसके जाएगा जेनसन के साथ जाएगा। जितने लोगों का सातवें का आया है दूसरा एकदम सही है। इन्होंने बुद्धि पे इन्होंने दिया था, याद रखिएगा, इन दोनों बिने और हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बिने ने बुद्धि लब्धि पे दिया था, याद रखिएगा। लेकिन जेनसन ने स्वरूप बिजली के समान मापना आसान है, इस पे इन्होंने परिभाषित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, याद रखिएगा कमेंट करते चलिएगा सभी लोग, और जितने लोगों का उत्तर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा आप लोगों का सही हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि सचलीकरण सिद्धांत संबंधित है। तो पहला कह रहा है स्किनर से, लेविन से, कोक्का से, और यहाँ पे कह रहा है कि बंडूरा से। तो राइट आंसर यहाँ पे कोप्का होगा, याद रखिएगा, ये होगा कोप्का। ठीक है, कोप्का होगा। तो कोप्का से बंडूरा से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आठवें का। तो आठवें का जो राइट आंसर जाएगा लेविन से जाएगा, लेविन कुक से जाएगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे हमारा दूसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न से। नौवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए नौवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अंतर्दृष्टि को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है। पहला कह रहा है कि नैसर्गिक प्रवृत्ति से नज़दीकी स्वरूप संबंधित एक प्रकार का सहज बोध से, दूसरा करा है किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रणाली का व्यवस्थित रूप से लागू करना, और तीसरा करा है अनुभव का अकस्मात पुनर्गठन, और तीसरा करा है रचनात्मकता में शामिल कर एक प्रकार की उत्प्रेरणा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? नौवें का। देखिए नौवें का अगर हम बात करें तो अनुभव के साथ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनुभव अकस्मात्मक पुनर्गठन के साथ जाएगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गामक अधिगम से तात्पर्य किससे है? बौद्धिक क्षमता से है, यहाँ पे प्रत्यात्मकता से है, दूसरा कह रहा है अंगों के संचालन से है, तीसरा कह रहा है कि रसानुभूति परक से है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो 10वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे बात क्या किया है, याद रखिएगा, गामक अधिगम से तात्पर्य है, बौद्धिक से नहीं है, याद रखिएगा, जो चलने वाला हो उससे है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे कराया प्रत्यात्मक से, ये भी नहीं है। अंगों के संचालन से, याद रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 10वें का तीसरे के साथ जाएगा। रसानुभूति का मतलब होता है आनंद लेना, ठीक है, आनंद परक। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा जितने लोगों का आया है तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा के द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखा है? तो पहला करा है कि स्किनर ने, दूसरा करा है थॉर्नडाइक ने, तीसरा करा है गैने ने, चौथा करा है यहाँ पे गुथरी ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। 11वें का बहुत ही सोचने समझने की बात नहीं है, राइट आंसर जाएगा गैने के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे आया है यहाँ पे हमारा तीसरा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। देखिए 12वां प्रश्न ये करा कि एक बच्चा जो व्हील चेयर का उपयोग करता है उसे क्या कहा जा सकता है? नियमित स्कूल में नहीं जाना चाहिए। दूसरा करा किसी नियमित विद्यालय में निम्न कक्षा में शिक्षा दी जानी चाहिए, और तीसरा करा है केवल किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, और चौथा करा है इनमें से कोई नहीं। तो 12वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए हमने पहले बताया है जहाँ पर केवल शब्द आए उसे काट दीजिए, याद रखिएगा।
किसी नियमित नहीं जिसमें सभी बालक जाते हैं उसमें होना चाहिए, समावेशी विद्यालय में होना चाहिए। नियमित स्कूल में नहीं जाना चाहिए, गलत है। जहाँ पे बालक सभी हों, समान शिक्षा देनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? ब्राह्मण के इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा अप्रभावित रहती है, क्योंकि शिक्षा का, यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि ऐसी कौन सी अधिनियम 2009 में क्रियान्वित कर दिया गया था कि जिसके अप्रभाव के कारण शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कह रहा है कि अधिकार विद्यालय की कक्षा में, यहाँ पे कह रहा है कि अधिकार नहीं होता, अधिकतर होगा। अधिकतर विद्यालय में कक्षा की औसत आयु का प्रभाव यहाँ पे प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत है 13वें का। कह रहा है कि लिंग के अनुसार अधिक समझाती होना, ये भी गलत है, याद रखिएगा। कह रहा है कि आयु के अनुसार अधिक समझाती होना, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चौथा भी गलत होगा, आयु के अनुसार अधिक विषम होता है, तो ये गलत है। राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समझाती होना। तो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 14वां ये करा कि अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत किसकी देन है। तो पहला करा है गुथरी का, दूसरा करा टालमैन का, तीसरा करा है कि स्किनर का, और चौथा करा है कि थार्नडाइक का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए जी, जल्दी से कमेंट करिए 14वें का क्या होगा। तो 14वें का जो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है कमेंट में टालमैन का, या फिर जितने लोगों ने यहाँ इसका आंसर टालमैन दिया है एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने लोगों का आया है दूसरा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हमें 15वें प्रश्न पे। 15वां देखिए हमारा क्या कर रहा है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसकी देन है। तो पहला करा है कि टालमैन का, मैस्लो का, हर्जबर्ग का, और यहाँ पे करा है विक्टर बूम का। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का किसके साथ जाएगा? देखिए ये राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? विक्टर बूम का। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 15वें का चौथा। 16वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखिए क्या करा है कि किस अवस्था को प्रिय लगने की आयु कहा जाता है। पहला करा है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 4 वर्ष, ठीक है, और किशोरावस्था इससे ऊपर हो सकता है हमारा 9 से 11 से इससे ऊपर। और प्रौढ़ावस्था जो होता है किशोरावस्था के बाद की अवस्था है, यानी हम कह सकते हैं 19 वर्ष की ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा 19 वर्ष यानी 20 वर्ष से ऊपर प्रौढ़ावस्था होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का किसके साथ जाएगा? 16वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा जी, जल्दी से कमेंट करिए 16वें का किस अवस्था को प्रिय लगने की आयु कहा जाता है। तो 16वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? शैशवावस्था के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न ये कह रहा है कि मापन का सबसे एक मिनट यहाँ पे क्या बोला है इस प्रश्न में, थोड़ा देख लेते हैं। किस अवस्था को प्रिय लगने की अवस्था कहा जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, बाल्यावस्था के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। 17वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि मापन का सबसे हल्का स्तर कौन सा है। अनुपात मापन, और दूसरा करा है क्रमिक मापन, तीसरा करा है नामित मापन, और चौथा करा है कि अंतराल मापन। अंतराल मापन का मतलब होता है कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद। और यहाँ पे नामित यानी जो प्रश्न दिया गया उसके आधारित हो। क्रमिक क्रम से सभी स्तर को मापना। और यहाँ पे करा है अनुपात मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 17वें का किसके साथ जाएगा। तो इसका जो जाएगा हमारा यहाँ पे नामित के साथ जाएगा, नामित मापन। राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। देखिए 18वां प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में एक चक्र की अवधि कितनी होती है। तो पहला करा है 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट, और यहाँ पे करा 45। ये टेट में लगभग याद रखिएगा, लगभग 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा यूपी टेट में। तो इसका राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा। देखिए याद रखिएगा हमेशा 36 होती है। कितनी होती है? 36। जितने लोगों का यहाँ पे आया है दूसरा एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न में। करा सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण होते हैं। तो याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण चरण के कितने होते हैं, याद रखिएगा 6 होते हैं। तो ये पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। राइट आंसर जितने लोगों का 6 आया है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न देख लेते क्या करा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होता है। तो पहला करा है कि सक्रिय एवं सामाजिक, दूसरा करा है सक्रिय एवं सरल, तीसरा करा है हमारा सामाजिक एवं निष्क्रिय, और चौथा करा है कि सरल एवं सामाजिक। तो 20वें का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा याद रखिएगा 20वें का हमारा
पहले के साथ जाएगा सक्रिय एवं सामाजिक, यानी समाज में रखे या विद्यालय में रखे बालक क्या होता है, सभी चीज़ों को सक्रिय रूप से सीखे, यानी अच्छे ढंग से सीखे, समाज में उसका प्रयोग कर सके। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है पहला एकदम राइट आंसर है। तो इसके आंसर जो है नीचे दिए गए हैं, याद रखिएगा नीचे आंसर दिए गए हैं। और जल्द ही PDF आप लोगों को चाहिए, तो परमा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आप लोगों को मिल जाएगा PDF। और सभी प्रकार के PDF मिलेंगे, वो भी मुफ्त में मिलेंगे। हर एक प्रकार के PDF टेट, CTET, सुपर टेट के नोट्स तक आप लोगों को फ्री में दिए जाएंगे। तो बस आप लोगों को क्या करना है, बस सब्सक्राइबर बढ़ाइए और जल्दी से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो आज की सुपर फास्ट, तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।